वो अमेरिका को खुश करने की है कि किसी ओके। सूरत से उनको अब एकदम से रियलाइज़ हुआ कि वो अमेरिकन इंटरेस्ट को अगर प्रमोट नहीं करेंगे तो बर्बाद हो जाएँगे बिल्कुल। इसलिए कि 60-70 साल तो कुछ किया नहीं, अब कहाँ से पैसा लाएँ, कैसे बनाएँ? चाइना का जो प्रोजेक्ट है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक प्रोजेक्ट, राइट। उसमें वो बिजली बिजली बना रहे हैं, लेकिन बिजली की कॉस्ट इतनी आ रही है कि वो खरीद नहीं सकते, तो वो बिजली चाइना चली जा 3 महीने 4 महीने के बाद एक नया उधार का पैकेज ये लाते हैं, उससे मुल्क चलाते हैं। अब जो लोग इनको दे रहे थे सऊदी अरेबिया, यूएई और दूसरे चाइना, वो भी तो परेशान। मैं हूँ आपके साथ अंबर जैदी और एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम अनसिवेटेबल में। और हमारे साथ मौजूद हैं कमर आगा साहब। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है आपका। जी, नमस्ते। जी नमस्ते। और आज ईद भी है तो ईद की भी आपको और जो हमारे दर्शक हैं आप सबको ईद बहुत, की बहुत। बहुत, बहुत मुबारकबाद सबको और जो लोग देख रहे हैं इस चैनल में ख़ास तौर से उनको भी। जी। तो सबसे पहले ईद का एक मैसेज जो देशवासियों को और पड़ोसियों को भी क्या देना चाहेंगे? भाई अमन शांति और क्या, इतने बुरे हालात हैं चारों तरफ मुल्क के, गवर्नमेंट्स फेल हो रही हैं, मिलिटेंसी बढ़ रही है, आतंकवाद बढ़ रहा है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, फिर उसके अलावा वहाँ पे भी क्या कहते हैं, ईरान पे भी अटैक अभी हुए, पाकिस्तानी मिलिटेंट ने जाके किया। कीमतें हर चीज़ की बहुत महँगी हैं, इकोनॉमी बहुत ख़राब है पाकिस्तान की, बिगड़ते हुए हालात में। ईद पे यही होगी, दुआएँ हैं सबके लिए कि सबका साथ हो, सबका विकास हो, जो भारत चाहता है। बिल्कुल। लेकिन ये है कि तो उनका जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है और वो जान के ऐसा लगता है कि जैसे सुसाइड कर रहे हो। इन सब के बावजूद हिंदुस्तान के खिलाफ वो बातें करना, आतंकवाद को फैलाना, कोई पॉलिसी में परिवर्तन नज़र नहीं आ रहा। एब्सोल्युटली सर, पड़ोसियों की बात हुई है, पाकिस्तान की बात आपने कही कि पाकिस्तान मिलिटेंट ने ईरान पे हमला किया जो अभी बीते दिनों हुआ। लेकिन पाकिस्तान इकोनॉमी की बात करें जो पिछले सालों से पता नहीं कितने ही सालों से चर्चा का मुद्दा बनी हुई है कि ये सुधार हो सकता है, वो हो सकता है, कहीं से बेल आउट पैकेज, कहीं से कोई राहत मिल जाए, कहीं से कोई दान मिल जाए। लेकिन अब जबकि सरकार बदल गई है, इलेक्शंस हो चुके हैं पाकिस्तान में, क्या आप स्थिति पाकिस्तान इकोनॉमी की देख रहे हैं? कोई बदलाव नहीं है। देखिए, मुल्क जो है वो उधार पे तो चलते नहीं। ये हर कुछ 3 महीने 4 महीने के बाद एक नया उधार का पैकेज ये लाते हैं, उससे मुल्क चलाते हैं। अब जो लोग इनको दे रहे थे सऊदी अरेबिया, यूएई और दूसरे चाइना, वो भी परेशान हैं कि कब तक इनको भाई उधार देते रहो, करप्शन में कोई कमी नहीं। जो उनका डिफेंस बजट है सेना का, में कोई कमी नहीं बल्कि बढ़ता ही जा रहा है। आए दिन नए-नए वेपन सिस्टम खरीद रहे हैं। ये सब बहुत एक्सपेंसिव हैं, जिसकी उनको ज़रूरत नहीं है। और इन भारत से जो दुश्मनी मोल ली है, वो उनको इतनी महँगी पड़ रही है जिसकी कोई इंतहा नहीं। बजाय ये आतंकवाद को सपोर्ट करना, पॉलिसी तो उनकी ये है। डेवलपमेंटल एजेंडा पाकिस्तान का कभी रहा ही नहीं। जब से पाकिस्तान बना है, उसका एजेंडा हमेशा धर्म रहा, नफ़रत रही, फैलाते रहे। अब वो एक एक लिमिट थी, एक ज़माना था जब अमेरिकन को इनकी ज़रूरत थी बहुत ज़्यादा। अफ़गानिस्तान में रशिया का की वॉर चल रही थी। उस समय अमेरिकन्स ने बहुत पैसा इनको दिया। जब ये समझते हैं कि हमेशा इसी तरह से उन्हें बाहर से पैसा मिलता रहेगा, अब बहुत मुश्किल है। इसी की जिस तरह की उनके हालात हैं, इकोनॉमिक कंडीशन है, उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल काम है। उनकी जो जीडीपी है, वो कुल $340 बिलियन की है, 5 करोड़ का मुल्क है। फिर उसके बाद जीडीपी पर कैपिटा इनकम जो है, वो $1470 के, यानी कुछ भी नहीं है देखा जाए तो। इतना कम है, 1 साल में कितना कम पैसा मिलता है। फिर उसके बाद ये है, पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन 35% से ज़्यादा है। कैन यू इमेजिन? फिर उसके अलावा ये भी है कि अनएम्प्लॉयमेंट कह रहे हैं 7% है, ये तो बिल्कुल गलत है। जब पीपल 35% बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो एम्प्लॉयमेंट तो 40% 45% हो गई होगी। भूखे हैं तभी तो खाने को नहीं है, पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं और कोई उनको
राहत भी कोई ख़ास नहीं मिल रही है। तो इसका मतलब ये है कि पॉपुलेशन की जो फ़िगर है वो सही नहीं है। इम्पोर्ट उनका $60 बिलियन का है और एक्सपोर्ट जो है कुल $23 बिलियन का है। इसके मतलब ये है कि वो इनका इंडस्ट्रियल आउटपुट भी बहुत कम है। फिर उसके अलावा आप देखें 1 केजी घी जो है ऑर्डिनरी वाला वो दो जी, 2500 में है। जी, ये फिर उसके बाद मटन जो है वो 1100 में है और चिकन जो है वो ₹300 में है, जो बढ़ के अब 700 में हो गया, अभी मैं देख रहा था फिगर। प्याज की कीमत ₹215, फिर उसके बाद जो टमाटर ₹122 केजी है और यार लंबी लिस्ट है, मैं क्या बताऊँ आपको? कुल मिलाकर बहुत महँगाई है। बहुत महँगा है, फिर आम उसमें आदमी जो है की पहुँच 200। से है पेट भरना, 1 पहुँच मिनट, से दूर हो पेट्रोल जो है जाता सबसे बड़ी चीज़ जो है पेट्रोल, वो 289 जो कि अब बढ़ गया होगा, ये इसी के ये फिगर जो है पिछले साल की है, यानी जनवरी की है। फिर उसके बाद डीज़ल जो है 284 रुपए का 1 लीटर। अब इन हालात में पेट्रोल के दाम बढ़ जाने की वजह से हुआ ये है कि बहुत सी कंपनीज़ बंद हो गई, क्योंकि 2 वजह से बंद हुई। एक तो इसलिए बंद हो गई, मतलब 1-2 नहीं, हज़ारों कंपनीज़ बंद हो गई, ख़ासतौर से छोटी कंपनीज़ भी। उसका रीज़न ये है कि पेट्रोल की कॉस्ट ज़्यादा है, तो और इलेक्ट्रिसिटी की भी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो गई है, बिजली बहुत महँगी हो गई है उनके यहाँ, कोल और दूसरे फैक्टर जो बाहर से आते हैं। तो उसकी वजह से उनको प्रॉफ़िट नहीं मिल रहा बनाने में सामान। और एक दूसरी वजह ये है कि महँगाई इतनी ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है अ, कि उसके चलते हुए परचेज़िंग पावर लोगों की बहुत कम हो गई है। जो कुछ भी है वो एसेंशियल कम्योडिटीज़, दाल, चावल, रोटी, ये सब चीज़ें खाने-पीने की लोग खरीद रहे हैं ज़्यादातर। और तो वो जो दूसरा सामान बन रहा था तो वो बिक नहीं रहा है, इसलिए वो भी फैक्ट्रियाँ भी बंद होती चली जा रही हैं। जिस किस्म के हालात हैं उसको मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में इनको आसानी से सुधार पाएँगे। हाँ, कुछ देश ऐसे हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान चलता रहे, उनके इंटरेस्ट को सर्व करता रहे, तो वो थोड़ा-सा पैसा दे देते हैं। उस जी। पैसे से मुल्क, मैंने पहले लेकिन भी कहा, सर उधार। जी, लेकिन सर इस बीच एक खबर ये आ रही है क्योंकि पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन तो क्या कहेंगे मतलब इलेक्शंस हो चुके हैं और नई सरकार बन गई है। ऐसे में नए एक वित्त मंत्री का नाम सामने आ रहा है कि जो जिनका नाम मोहम्मद औरंगज़ेब है, अमेरिका से सीधे आए हैं, बैंकर हैं। अपनी नौकरी छोड़कर फ्री में पाकिस्तान की इकोनॉमी सुधारने का उन्होंने एक बड़ा प्रण लिया है। आपको क्या लगता है कि ये ऐसा कुछ कर पाएँगे अमेरिका से आके पाकिस्तान में? ऐसा कुछ चल पाता नहीं है वैसे। कहीं कोई इंडिविजुअल कुछ कर सकता है। भई इकोनॉमी होती है ग्रोथ से, ग्रोथ तो हो ही नहीं रही है, एग्रीकल्चर भी खराब है, उनके यहाँ एग्रीकल्चर अच्छी होती थी पहले। एग्रीकल्चर उनकी डिपेंडेंट है उसके ऊपर, मानसून पे। मानसून है इरेटिक, बहुत दिनों से पानी ज़्यादा बरस रहा है या पानी कम बरस रहा है जी। लगातार। अब की साल ज़्यादा बरस गया, जाड़ा भी लंबा खिंच गया, उसकी वजह से हुँ, उनका जो प्रोडक्शन था व्हीट का उसको इफ़ेक्ट हो गया है बहुत। फिर इससे पहले उनके यहाँ जो बाढ़ आई थी, उस बाढ़ में के साथ-साथ मिट्टी आ गई थी तमाम गाँव में, बहुत से, हज़ारों गाँव में, लाखों गाँव में बल्कि आप समझिए। उसकी वजह से ज़मीन खराब हो गई है, उसको क्लियर कर रहे हैं, काफ़ी हद तक किया है, इम्प्रूव हुई है थोड़ी-सी, एग्रीकल्चर की वजह से इनको थोड़ी-सी राहत मिली है। लेकिन ये कि बहुत समय लगता है, इन्हीं ने पहले डैम्स नहीं बनाए, चेक डैम छोटे-छोटे तालाब जैसे बनने चाहिए थे, वो नहीं है, खत्म हो गए। जो पानी बरसता है उसको स्टोर नहीं कर पाते ये लोग। तो अच्छा 60-70 साल तो कुछ किया नहीं, अब कहाँ से पैसा लाएँ, कैसे बनाएँ? चाइना का जो प्रोजेक्ट है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक प्रोजेक्ट, करेक्ट, उसमें वो बिजली बिजली बना रहे हैं, लेकिन बिजली की कॉस्ट इतनी आ रही है कि वो खरीद नहीं सकते, तो वो बिजली चाइना चली जाती है। वो पूरा प्रोजेक्ट जो है उससे फ़ायदा चाइना को हो रहा है, इनको कोई फ़ायदा ख़ास दिख नहीं रहा। बल्कि उससे और टेंशन बढ़ गया है। इतनी बड़ी संख्या में बलूचिस्तान में चाइनीज़ मूल के लोग आके बस गए हैं। वो बड़ा प्रांत है वहाँ का, पाकिस्तान का सबसे बड़ा एरिया में,
और सबसे कम पॉपुलेटेड है। उन लोगों को ये लगता है कि भई इतने चाइनीज़ आ रहे हैं, उनकी भाषा, उनके खान-पान, उनकी हर चीज़ पे असर पड़ रहा है। वो यहाँ तक कहते हैं कि भाई 2050 में तो लोकल पॉपुलेशन से ज़्यादा इनकी पॉपुलेशन होगी और फिर चाइनीज़ के आने से जो लोकल लोग हैं उनको कोई जॉब भी नहीं मिल रहा है, कि जॉब मिले वो सारी जॉब चाइना खुद ही कर रहा है वहाँ के ऊपर। या जी, बाहर के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो पंजाब के हैं, बड़े बलूचिस्तान में है नहीं, बलूचिस्तान में हालाँकि सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज़ हैं, नेचुरल रिसोर्सेज़ उनके पास बहुत है, लेकिन उतनी ही गरीबी भी है उनके यहाँ। तो सोचा गया था कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से बहुत फ़ायदा हो जाएगा, वो फ़ायदा भी नज़र नहीं आता। बिल्कुल सर, जिसकी बुनियाद में झूठ और बेईमानी वो सी-पैक सर उन्होंने इल्लीगल जगह पर निकाल कर बनाया, तो कैसे वो उनको सरसब्ज़ होगा, कैसे उनको रास आएगी? नहीं, ये एक एक चीज़ बात है, है। अब औरंगज़ेब साहब आए हैं जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर बनेंगे, इनको जी, बहुत सोच समझ के लाया गया है। इनको इसलिए लाया गया है कि वर्ल्ड बैंक के हैं ये आदमी, तो वो ओके, उनके अमेरिका से कनेक्शन अच्छे होंगे और अमेरिका को खुश करने के लिए। इस वक़्त पूरी कोशिश जो है पाकिस्तान की, वो अमेरिका को खुश करने की है, कि किसी ओके। सूरत से उनको अब एकदम से रियलाइज़ हुआ कि वो अमेरिकन इंटरेस्ट को अगर प्रमोट नहीं करेंगे तो बर्बाद हो जाएँगे बिल्कुल। इसलिए कि पहले अमेरिकन्स ने उनको एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डाल दिया था। फिर इन्हीं ने जब अफ़गान से बातचीत कराई तालिबान से, तो उनको ग्रे लिस्ट से अमेरिका ने बाहर निकाल लिया। अब ये है कि इनको वर्ल्ड बैंक आईएमएफ से जो लोन चाहिए था वो लोन मिल नहीं सकता था, इसलिए कि जब तक कि अमेरिकन मर्ज़ी ना हो, तो इन्हीं ने बहुत से प्रॉमिसेस किए अमेरिका। एक चीज़ और है अंबर, हमने देखा है कि जब इन्हें अमेरिका से एड की ज़रूरत होती है, यानी आईएमएफ से या वर्ल्ड बैंक से या इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, जिसके ऊपर अमेरिका का ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, ज़्यादा पैसा इन्वेस्टेड है, जी, तो ये करते हैं, ईरान की तरफ आतंकवाद को बढ़ा देते हैं। क्योंकि ईरान के संबंध उनसे हैं नहीं अच्छे अमेरिकन से। उनको खुश करने के लिए ये एक मैसेज देते हैं कि हम आपकी जो इंटरेस्ट है इस क्षेत्र में, हम उनको प्रमोट करने के लिए तैयार हैं। अब आजकल तो जो क्या पिछले रिसेंट कुछ हमला जो चाबहार और उन सब पे हुआ वो उसी की एक ये कड़ी 2 हो 2 सकती बड़े 2 बॉर्डर पे हुआ, उसके बाद चाबहार पे हुआ, ये इसीलिए किया गया है। अब दोबारा से वो ये चाहते हैं कि अब उनका जो एक वो फाइन बैलेंसिंग एक्ट करने की सोच रहे हैं कि एक तरफ चाइनीज़ के इंटरेस्ट को प्रमोट करें, तो दूसरी तरफ अमेरिकन इंटरेस्ट जो उस क्षेत्र में है, उसको भी बढ़ाने जी, की बात करें। लेकिन ये बड़ा सर मुश्किल काम है। जी, जी। आप प्लीज़ पहले कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं आपसे कुछ और ये मैं सवाल कह रहा हूँ करूँगी। कि ये बड़ा मुश्किल काम है, इसलिए कि पाकिस्तान की कोई बार्गेनिंग कैपेसिटी नहीं है, बार कुछ है ही नहीं उनके पास, तो बार्गेन कहाँ से करेंगे? बिल्कुल। ये है कि एक 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 रोgue स्टेट है, जो कभी इनका इंटरेस्ट कर लिया, कुछ लिया है कभी, तो उससे नतीजा ये हो रहा है कि स्टेट कोलैप्स हो रही है अंदर-अंदर। जिस हुँ, तरह का आतंकवाद बढ़ रहा है, जिस तरीके का बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, या खैबर पख्तूनख्वा, जिसको हम लोग पहले नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कहते थे, वहाँ जो कुछ हो रहा है, वो इसी बात की निशानी है कि स्टेट फेल होती हुई दिख रही है। मिलिटेंट ग्रुप खड़े हो रहे हैं, कुछ सेकुलर हैं, कुछ धार्मिक हैं, बहुत से वो ग्रुप हैं जिनको इन्हीं ने बनाया था, वो अब इन्हीं के खिलाफ हो गए हैं, उनको लगता है। ये बड़ी समस्या है जी। उनके साथ। लेकिन सर एक और जो रीसेंट डेवलपमेंट है वो ये कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ 3 दिन की विज़िट पर सऊदी अरेबिया गए और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से उनकी बातचीत भी हुई, लेकिन जिस उम्मीद से गए थे वो उम्मीद पूरी नहीं हो पाई। किसी तरह की कोई फाइनेंशियल हेल्प देने के लिए पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया ने मना कर दिया। इन्वेस्टमेंट के लिए उन्होंने एक कहा है कि कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट, लेकिन उसपे भी कोई क्लैरिटी नहीं है। साथ ही साथ पाकिस्तान का जो कश्मीर को लेके उनसे एक दरकार थी कि आप यूनाइटेड नेशंस में हमारा साथ दें कश्मीर को लेकर, उस पे भी क्लियरली उन्होंने कोल्ड शोल्डर दे दिया। दोनों मसलों पर सऊदी का कोल्ड शोल्डर आखिर क्यों? क्योंकि बड़ी उम्मीद उनको पाकिस्तान को रहती थी सऊदी से कि हम जहाँ भी हर मसले में ओआईसी में भी कश्मीर को लेके मतलब सारा कुछ वैसे था, अचानक से ये हम रिसेंटली कुछ सालों से कुछ दिनों से बदलाव देख रहे हैं सऊदी के रुख में। कई चीज़ें हैं।
एक तो पहली बात तो ये कि सऊदी अरेबिया की फॉरेन पॉलिसी और डोमेस्टिक पॉलिसी में बहुत बड़ा बदलाव आया है। खासतौर से जब से मोहम्मद बिन सलमान जो उनके क्राउन प्रिंस हैं, डिफेक्टो रूलर वही हैं, उन्हीं ने जब से सत्ता संभाली है, बहुत चेंज लाए। पाकिस्तान का जो रोल था सऊदी अरेबियन पॉलिटिक्स में या सऊदी अरेबिया में उनका जो भी रोल था, वो अब नजर नहीं आता। उनको इनकी जरूरत नहीं है अब। एक तो आर्मी पे काफी निर्भरता थी, पाकिस्तान की आर्मी वहां रहती थी। अब उन्हीं ने स्वयं एक इस्लामिक देशों का एक मिलिट्री अलायंस बना लिया है, जिसमें इजिप्ट भी है, सूडान भी है, यूएई भी है और बहुत से देश हैं सऊदी अरेबिया समेत। तो उनको अब उसकी जरूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि भारत की जो बढ़ती हुई इकोनॉमी है, वो उसमें उनकी काफी रुचि नजर आती है। कि दो तरह से, एक तो भारत बड़ा तेल का खरीदार है और दूसरे ये है कि भारत के अंदर अगर वो इन्वेस्ट करते हैं तो उनको पैसा ज्यादा है, प्रॉफिट भी ज्यादा दिखाई देता है। वो एक तरफ तो भारत में इन्वेस्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ भारत तेल उनसे खरीद रहा है। भारत के 10-15 लाख लोग वहां पे काम कर रहे हैं, जो कि बड़े अच्छे वर्कर माने जाते हैं, हर फील्ड में है। तो इस तरीके से भारत की इम्पोर्टेंस जो है खाड़ी के क्षेत्रों में काफी बढ़ गई है। पिछले काफी समय से हम देख रहे हैं, लगातार पिछले 5-10 साल से लगातार बढ़ती। फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वयं भी अपना डायरेक्ट अपने रिश्ते सीधे इन लोगों से बना लिए हैं और बराबर बातचीत भी होती रहती है इन लोगों की आपस में। फिर भारत, सऊदी अरेबिया और यूएई वगैरह जो है, ये इच्छुक है लोकल करेंसी में ट्रेड करने के लिए। यूएई के साथ तो हमारा एग्रीमेंट भी हो गया है। अब सऊदी अरेबिया ने चाइना के साथ कर लिया, आने वाले समय में भारत के साथ भी होने की संभावना नजर आती है। फिर इंडिया अब जो है सऊदी अरेबिया ब्रिक्स का भी मेंबर बनने जा रहा है। अप्लाई तो कर दिया है लेकिन अभी ज्वाइन नहीं किया। उनके ऊपर काफी अमेरिकन प्रेशर है कि आप ऐसा न कीजिए, आप मत ज्वाइन कीजिए। थोड़े दिन डिले कर देंगे, उसके बाद तो वो ज्वाइन करेंगे वहां पे। तो ये पॉलिसी में जो चेंजेस आए हैं, उसमें सऊदी अरेबिया के अंदर पाकिस्तान की यूटिलिटी जो है वो बहुत कम हो गई है। इसलिए उनको कोई आने वाले समय में सपोर्ट मिलना मुश्किल है। दूसरी बात ये, आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे कि उन्हीं ने कहा है, इन्वेस्टमेंट वहां किया जाता है जहां प्रॉफिट मिले, अर्निंग हो। पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज सिक इंडस्ट्रीज है नंबर 1। नंबर 2, जीडीपी इतनी छोटी है, 345-45 बिलियन डॉलर की। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनस्टेबिलिटी फैलती चली जा रही है। कौन गारंटी देगा स्टेबिलिटी की? उन्हीं ने प्रॉमिस भी किया, बार बार कहते भी हैं एक रिफाइनरी लगाने की। कभी उस पर थोड़ा सा काम भी आगे बढ़ जाता है, लेकिन फिर रुक जाते हैं जब देखते हैं कि लगातार तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है अटैक कर रही है, लोगों को मार रही है। तो वहां पे वो हालात नहीं है जिसमें कोई इन्वेस्ट करे। सऊदी अरेबिया नहीं जी। बल्कि यूएई, कतर और भी पश्चिमी देश भी घबरा रहे हैं, क्योंकि हर चीज की तो कीमत इतनी ज्यादा है, तो कहाँ से होगा? पेट्रोल की कीमत इतनी है, गैस इतनी महंगी हो गई है, डीजल महंगा है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगी है, तो उसमें प्रॉफिट नहीं दिखता। लेकिन सर जब पाकिस्तान के सामने इकोनॉमी को लेकर ये सारे चैलेंजेस हैं और सबसे बड़ा चैलेंज है सिक्योरिटी का जो कंसर्न है, जो दूसरे लोग आकर वहाँ पर रहते हैं, चाइनीज़ का भी इनफैक्ट सिक्योरिटी का फॉर दैट मैटर, या फिर जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको भी रहता है कि क्योंकि वहाँ पे लगातार इस तरह के हमले और ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। आतंकवाद से क्यों पाकिस्तान नहीं निपटता है? क्योंकि कश्मीर को लेकर भी उन्होंने कहा कि आप भारत के साथ बातचीत करके मसले को सुलझाइए, और कश्मीर और आतंकवाद ये सारे मसले भारत की तरफ से हैं ही जो पाकिस्तान के सामने रखे हुए हैं। हर तरफ से एक ही बात है, लेकिन जो जड़ है, मूल समस्या, उस पे पाकिस्तान कुछ करता क्यों नहीं है? भाई, पाकिस्तान की जो पॉलिसी है उसमें कोई परिवर्तन नहीं, वो वही चल रही है। और वो पॉलिसी जो है वो काउंटर प्रोडक्टिव हो गई है। लेकिन ये है कि वो
चाइना को खुश करने के लिए और अपना जनता को अपनी जो वहाँ की सेना है, जो कि सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन है, जो हुँ, कि पॉलिटिकल रोल भी मेजर वही प्ले करते हैं, वही सारे स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेते हैं। तो वो तभी तक संभव है जब तक वो भारत का एक थ्रेट बनाए रहते हैं, और वो थ्रेट बनता है आतंकवाद से। प्रॉमिस करते हैं कि हम कश्मीर को लिबरेट कर लेंगे, हालांकि ये सब ख्वाब दिखाते हैं, हो तो सकता नहीं। तो वो जो है, देखो, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात ये कि पाकिस्तान का गठन जो था वो वही नफरत पे था, भारत के प्रति नफरत, वो उसकी बेसिस थी। इस वजह से जी, जो रूलिंग एलिट है वहाँ पे, वो यही चाहता है कि भारत की खिलाफ काम होता रहे, उससे सेना को भी बहुत फायदा है। दूसरी चीज ये भी है कि उनकी जो बेसिक पॉलिसी है वो आतंकवाद के माध्यम से अ, कश्मीर को एक तरफ कंट्रोल करना चाहते हैं, दूसरी तरफ वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो है वहाँ पे भी अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ पे तेल और गैस के और दूसरे मिनरल्स बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, जो कि अफगानिस्तान से मिले हुए हैं बहुत करीब। अब वो कहलाती है पॉलिसी ऑफ स्ट्रेटेजिक डेप्थ, यानी जो डेप्थ इन्हीं ने बांग्लादेश में खोई है, वो उसको वो चाहते हैं कि इस तरफ सेंट्रल एशिया में आगे बढ़ने के लिए। और नतीजा क्या हुआ, पहला तो इन्हीं ने अफगानिस्तान में अपना जो इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए उस मुल्क ही को बर्बाद कर दिया, आतंकवाद करा के ईरान पे अटैक करते हैं, सेंट्रल एशिया में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पे कई देशों में आतंकवाद फैलाने के लिए बहुत सी मिलिटेंट ग्रुप को खड़ा कर दिया। तो ये जो पॉलिसी है, पाकिस्तान जो है वो एक दूसरे मुल्कों के लिए काम कर रहा है, अपनी नहीं। और वो जो है उससे मुल्क नहीं चल पाते बहुत ही। और सेना जो है वो अपनी सत्ता छोड़ने पर नहीं तैयार। बहुत ही बैंकरप्ट आइडियाज है उनके पास, जिससे वो अपने मुल्क को चला रहे हैं। इसलिए मुश्किल है, मुझे तो लगता है कि आने वाले समय में आतंकवाद और बढ़ेगा, क्राइसिस और बढ़ेगी, और उसको संभालना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल काम होगा, कोई भी लीडरशिप होगी। इवन इमरान खान खुद स्वयं भी सत्ता में आ जाते हैं तो भी। जी, बिल्कुल आपने सही कहा और समस्या की जो गंभीरता है उसको आप बहुत भले तरीके से समझते हैं और आपने इसको एक्सप्लेन भी किया व्यूअर्स के लिए। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े और अहम जानकारी आपने साझा की। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। धन्यवाद, धन्यवाद।